हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की इस स्पेशल क्लास में। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैथ्स की स्पेशल क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। ठीक है, क्यों स्पेशल क्लास हो रही है बेटा? क्योंकि आपके सितंबर में ये जो महीना चल रहा है, इसके एंड में यानी कि 25 से 30 सितंबर के बीच में आपके क्या होने वाले हैं? मंथली टेस्ट होने वाले हैं। तो वो जो मंथली टेस्ट होने वाले बेटा, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, है ना। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग बच्चों पढ़ रहे होंगे, है ना, क्योंकि मैं तो आप लोग को पूरे मन से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई हमारी जो ये क्लास होती है, ये स्पेशल क्लास है और ये सोम बुध शुक्र रात को कितने बजे होती है? 9 बजे होती है। मंगलवार को, गुरुवार को, शनिवार को शाम को 5 बजे होती है। तो चलिए, और हमारा जो चैनल है डाउट नट बिहार बोर्ड पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके बारे में बेटा। एक बहुत ही अच्छी चीज़ आप सभी के लिए, टॉपर्स बैच। बेटा टॉपर्स बैच जो है, उसमें आप लोग अपनी तैयारी करके टॉपर बन सकते हैं अपने स्टेट में, यानी कि बिहार में। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में, सभी के लिए है ये टॉपर्स बैच। आपको इसमें आपके बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। बच्चों, क्लास 10th के लिए चुकी है ये, तो हिंदी माध्यम के लिए है और अब आप इस पर अपने टॉपर बनने की तैयारी कर सकते हैं। फीचर्स आप जानते ही हैं इसमें बेटा, जितनी भी क्लासेस होंगी सारी की सारी जो है बेटा वो लाइव क्लासेस होंगी। टीचर्स के आपको नोट्स भी मिलेंगे, टीचर्स की स्लाइड्स भी मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और इसके साथ साथ में बेटा सैंपल पेपर भी आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। ठीक है, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा और ये सभी फेवरेट टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं इस टॉपर्स बैच में। ठीक है, और बच्चों बता दूं कि ये जो टॉपर्स बैच है केवल और केवल 999 रुपए में मिल रहा है ना। और आपको आगे आने वाले जो भी टॉपर्स बैच आएगा उसका बेटा वो टॉपर्स बैच आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। सबसे जो जरूरी बात है बेटा वो यहाँ पर ये है कि केवल 999 रुपए में है। और एक और बात बेटा, ये ऑफर केवल 18 सितंबर तक के लिए है। केवल और केवल बेटा 18 सितंबर तक के लिए ये ऑफर रहने वाला है। तो आप लोगों को देरी नहीं करनी है, 18 सितंबर से पहले पहले आपको बच्चों ये कोर्स ले लेना है। यानी कि सिर्फ आज के लिए बच्चों ये आपको 999 रुपए में मिल रहा है। अब आपको करना क्या होगा? आपको बच्चों यहाँ पर कॉल करनी होगी। किस नंबर पर? मैं आपको बता देता हूँ, 0124-715-8250। इस नंबर पर आपको कॉल करनी है और आपको जो कोर्स है बेटा वो ले लेना है। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना है। आज से इसकी लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए बच्चे पढ़ भी रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की क्लास में। ये जो क्लास है हमारी, इस क्लास में हम लोगों को क्या सीखना है। तो निर्देशांक ज्यामिति हमारा जो चैप्टर है ये चल रहा है और इसमें हमें बच्चों आज विभाजन सूत्र, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और बेटा इस सेक्शन फॉर्मूले पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का। इसका कंसेप्ट क्या होता है और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न भी एक दो देख लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं विभाजन सूत्र का कंसेप्ट क्या है। तो बेटा देखो, विभाजन का मतलब होता है एक तरह से डिवाइड कर देना। विभाजन का मतलब क्या होता है? डिवाइड कर देना, है ना। तो किसको डिवाइड कर देना और कौन करेगा डिवाइड? तो दोनों बातों को ध्यान से देखना बेटा। आपके पास क्या है? आपके पास एक रेखा है। आपके पास क्या है? एक लाइन है, एक रेखा है। और उस लाइन को, उस रेखा का, बल्कि इसको हम क्या कहना चाहेंगे? इसको हम रेखाखंड कहना चाहेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये 2 पॉइंट है बच्चों, है ना। तो इन 2 पॉइंट को मिलाने वाला क्या है? ये रेखाखंड, जिसको हम कह रहे हैं AB। अब क्या होता है कि इस रेखाखंड को, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है, इसको ना कोई तीसरा पॉइंट होगा जो क्या करेगा? डिवाइड कर देगा, यानी कि बांट देगा। डिवाइड करने का मतलब, बांटने का मतलब, विभाजन का मतलब क्या होता है? बांटना। तो यानी कि कोई एक तीसरा पॉइंट है, मैंने मान लिया चलो वो यहाँ पर है, वो तीसरा पॉइंट इसी रेखाखंड पर है ना, है ये इसी रेखाखंड पर। तो ये जो पॉइंट है ये C है और इस C पॉइंट ने क्या किया है? आपके रेखाखंड को 2 हिस्सों में बांट दिया। कौन कौन सा हिस्सा? एक हिस्सा तो हो गया बेटा ये वाला और एक हिस्सा हो गया आपका ये वाला। ये 2 हिस्सों में बांट दिया।
समझ में आ रही है बात? वो दो हिस्से कौन कौन से हैं? एक हिस्सा तो हो जाएगा AC और दूसरा हिस्सा हो जाएगा बेटा BC। अब जो ये दो हिस्से हुए हैं तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई कौन सा हिस्सा बड़ा है और कौन सा हिस्सा छोटा है। अब वैसे तो तुम देखकर तो तुम लोग बता सकते हो, तुम लोग देखकर तो आराम से बता सकते हो कि सर AC वाला जो हिस्सा है वो क्या है, AC हिस्सा जो है वो बड़ा है और BC हिस्सा जो है वो छोटा है। लेकिन ये तो मैंने C बता दिया कि यहाँ पर है। अगर मान लो तुम्हें डायग्राम नहीं दिया है तब तुम कैसे बताओगे कि कौन छोटा है हिस्सा और कौन बड़ा है? तो वो हम लोग बता पाते हैं बेटा अनुपात से। वो हम लोग किससे बता पाते हैं? अनुपात से बता पाते हैं। यानी ये जो C पॉइंट है ना, ये C पॉइंट क्या करेगा, ये बिंदु C जो है हमारे रेखाखंड को दो हिस्सों में तो बांटेगा, लेकिन उसमें क्या होगा बेटा, एक अनुपात होता है जिसको हम लोग कहते हैं M अनुपात N। क्या होता है बेटा? एक अनुपात होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं M अनुपात N। यानी ये क्या करेगा, ये M अनुपात N में बच्चों आपके रेखाखंड को बांट देगा। समझ में आती है इतनी बात सभी को? क्या करेगा, ये M अनुपात N में बांटेगा। अब अगर M बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि पहले वाला हिस्सा बड़ा होगा। अगर बेटा N बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा वाला हिस्सा है वो बड़ा होगा। दोनों में से जो बड़ा होगा वो वाला हिस्सा बड़ा होगा। M जो है, M ये बताता है कि ये पहला हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा है? ये पहला हिस्सा है। और N बताता है कि N जो है ये दूसरा हिस्सा है। N कौन सा हिस्सा है बेटा? N जो है वो दूसरा हिस्सा है। तो M और N में से जो बड़ा होगा ना वो वाला हिस्सा बड़ा होगा। ठीक है। अब जैसे मान लो आपसे कहा जाता है कि कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु के निर्देशांक हैं 1,2 और एक दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं 2,3। ठीक है, ये कोई दो बिंदु हैं। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाला रेखाखंड है ना, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक तीसरा बिंदु है, एक तीसरा बिंदु है P, है ना, जिसके निर्देशांक क्या है? जिसके निर्देशांक है 4,5, है ना। एक तीसरा बिंदु है P जिसके निर्देशांक है 4, ये मैं अपनी तरफ से आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अब ये जो बिंदु P है ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को मान लो 2:3 के अनुपात में क्या करता है? डिवाइड करता है, यानी बांटता है, विभाजन करता है। तो बच्चों क्या होगा, अब आप यहाँ पर मुझे देखकर बताइए कि बताइए कौन सा हिस्सा इसका छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। तो आपको दिख रहा है कि भाई 2 तो क्या है, 3 से छोटा होता है, यानी इसका मतलब 2 पहला वाला हिस्सा है और 3 क्या है? दूसरा वाला हिस्सा। तो भैया पहले वाला हिस्सा छोटा होगा और दूसरा वाला हिस्सा जो है वो बड़ा होगा, है ना। अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मान लीजिए इस A बिंदु के जो निर्देशांक है वो x1, y1 है और जो ये B बिंदु है इसके निर्देशांक क्या है? x2, y2 है। सुनिए ध्यान से, A बिंदु के निर्देशांक क्या है? x1, y1, B बिंदु के निर्देशांक क्या है? x2, y2। तो इनको जो मिलाने वाला रेखाखंड है ना, उसको एक तीसरा बिंदु है C, ये क्या करता है? विभाजित करता है, डिवाइड करता है। तो इसके निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे? आपको अनुपात दे दिया है, क्या आपको अनुपात दे दिया है कि ये इसको M अनुपात N में क्या करता है? डिवाइड करता है, विभाजन करता है। तो मुझे ये C बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, यानी अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमको यहाँ पर बताने हैं। कैसे बताएंगे? चलो अब इसके फॉर्मूले के लिए बात कर लेते हैं। वही क्या है बच्चों? विभाजन सूत्र है। कंसेप्ट समझ में आ गया? ये पूरा क्या था? इसका कॉन्सेप्ट था। अब इसका फॉर्मूला जो है मेन, उसकी बात करते हैं। तो भाई हमारे पास एक बिंदु है, ठीक है, जिसके निर्देशांक क्या है? जिसके निर्देशांक है x1, y1, ठीक है, और एक दूसरा बिंदु है हमारे पास और इस दूसरे बिंदु को हम कह रहे हैं B, इसके निर्देशांक क्या है? x2, y2। अब हमने क्या किया? हमने इस रेखाखंड को मिला दिया। तो एक तीसरा कोई बिंदु है यहाँ पर मेरे बच्चों, यहाँ पर एक कोई तीसरा पॉइंट है जिसका निर्देशांक क्या है? जिसके हम मान लेते हैं निर्देशांक x, y है। अब ये जो बिंदु P है ना बेटा, ये आपके रेखाखंड को क्या करता है? M अनुपात N में अंतः विभाजित करता है। M अनुपात N में क्या करता है बच्चों? अंतः विभाजन
ठीक है। अंतः विभाजन का मतलब क्या है? अंतः का मतलब है बेटा अंदर से विभाजित करता है, यानी रेखा, ये पॉइंट इसी रेखा पर है तो इसलिए हम इसको अंतः विभाजन बोलेंगे। अगर ये पॉइंट इस रेखा पे ना होता, इसके अगल बगल इधर उधर होता, तो उसको हम बोलते बेटा बाह्य विभाजन। क्या बोलते हैं उसको हम? बाह्य विभाजन, यानी कि एक्सटर्नल, उसको बोलेंगे हम डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। अभी क्या हो रहा है? अंतः विभाजन हो रहा है। तो बच्चों अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो क्या हो जाएंगे बच्चों? अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, जिसको हम बोलेंगे P। अब वो बिंदु कौन सा है? P है ना। तो इस बिंदु P के निर्देशांक बच्चों देखो कैसे आप बताएंगे। तो बेटा x के लिए क्या फॉर्मूला है? x के लिए फॉर्मूला ये है, ये वाला जो x है इसके लिए फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 और बटे में m प्लस n। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि देखो, अगर आप m लोगे तो m के साथ में x2 लोगे, और अगर आप बेटा n लोगे तो n के साथ में x1 लोगे। इंटरचेंज हो जाएगा, यानी ऐसे इधर हो जाएगा इस तरीके से। ये भैया m के साथ क्या आएगा? x2 आएगा, और n के साथ क्या आएगा? x1 उधर वाला, और m के साथ इधर वाला। ठीक है, ये तो x के लिए हो गया। अब सेम ऐसे ही बेटा y के लिए क्या होगा? देखो m के साथ आप क्या लेंगे? आप m के साथ में y2 लेंगे, तो my2 प्लस फिर क्या आएगा बेटा? n के साथ आप क्या लेंगे? y1 लेंगे, तो यानी ny1, और बटे में क्या आएगा? बटे में इसके भी वही आएगा m प्लस n। तो यहाँ से बच्चों आप दोनों के लिए x और y के दोनों आप निर्देशांक जो है वो निकाल सकते हैं। यही क्या होगा? अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है बच्चों? बताइए, क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। क्लियर है ना बेटा? समझ में आ गया सबको यहाँ तक? इतना सबको समझ में आ गया ना? पक्का? चलो, तो अब बेटा देखो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अब हम वो देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए क्या कहा जा रहा है? बिंदु 6,3 और -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो बेटा ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा बेटा आपका x2 y2, और किस अनुपात में बांट रहा है? ये 3:2 ही क्या है बच्चों? m/n है। इसका मतलब हम कह सकते हैं m बराबर कितना है? 3, और n बराबर कितना है बेटा? 2। आपको ये रखना होगा। समझ में आ रही है बात? m/n होता है ना, यहाँ पे कितना दिया है? 3:2 दिया हुआ है, यानी आप m की जगह पे कितना रखेंगे? 3, और n की जगह पे आप क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। समझ में आता है? ठीक है। इसके बाद क्या होगा बच्चों? इसके बाद देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा कि x बराबर क्या होता है? x बराबर होता है mx2 प्लस nx1, और बटे में क्या होता है बच्चों? m प्लस n। ठीक है, तो बेटा यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? देखो m तो ये है आपके पास यहाँ पर 3, m तो 3 है, x2 कितना है? x2 है बेटा यहाँ पर -4, प्लस n कितना है बेटा? n है आपके पास यहाँ पर 2, और x1 कितना है? x1 है आपके पास यहाँ पर 6। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों? 3 और 2, तो 3 प्लस 2। ठीक है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 माइनस का, और 2 छिक्का 12 प्लस का, और बटे में कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। 12 में से 12 गया तो कितना आया? 0। 0/5, यानी कितना आ गया बेटा? ये तो आपके पास 0 आ गया। ठीक है, अब y का भी निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या होता है? my2 प्लस ny1, और बटे में क्या होता है बच्चों? m प्लस n। तो बच्चों यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा? बताओ तो जरा। my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n, यानी ये आपके पास आ जाएगा बेटा, m का मान हो गया 3, y2 कितना है? देखो y2 ये रहा 5, प्लस n कितना है? 2, और y1 कितना है बेटा? y1 है आपके पास 3, और बटे में क्या आ जाएगा? 3 प्लस 2,
तो बेटा y बराबर कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 2 तिया 6 और बटे में 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा बेटा 5। यानी कितना आ जाएगा आपके पास, जल्दी बताओ, 3 और 2 कितना हो गया 5, 15 और 6 कितना हो गया 21, 21 बटे 5। तो इसका मतलब वो जो अंतः विभाजन वाला बिंदु है, एक बार x भी देख लेते हैं कि 0 ही आ रहा है ना। m का मान कितना है 3, x2 कितना है -4, ठीक है। n कितना है, n है आपके पास यहाँ पर 2 और x1 कितना है 6, 3 चौक 12 माइनस का 2 छिक्का 12 प्लस का, हाँ ठीक है। तो बेटा आपके पास वो बिंदु क्या आ गया, आपके पास वो बिंदु आ गया 0 और 21 बटे 5। आप क्या लिख सकते हैं, उस बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, 21 बटे 5। क्योंकि आपको पता है ना कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक में पहले कौन लिखा जाता है, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो इसीलिए मैंने पहले x लिखा जो कि 0 है, फिर y लिखा जो कि 21 बटे 5 है। सबको क्लियर हुआ? बेटा तैयार कर लो, क्योंकि यहाँ से बच्चों आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखो बिंदु -4, 6 जो है बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। बेटा ये एक नया टाइप है, एक टाइप तो वो था जो इससे पहले कराया, एक ये नया टाइप है। देखो अंतः विभाजन करने वाले बिंदु पर 2-3 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, एक तरीका ये भी है। इसमें क्या है, इसमें आपको अनुपात नहीं दिया हुआ और आपसे अनुपात पूछा जा रहा है कि किस अनुपात में बांट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, एक पॉइंट है आपके पास यहाँ पर A है ना, और एक पॉइंट है आपके पास यहाँ पर क्या B। अब इन बिंदुओं के निर्देशांक क्या है, देखो इसके निर्देशांक है -6, 10 और B के निर्देशांक है 3, -8। अब इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ना, उसके क्या कहा है कि बिंदु एक -4, 6 है। कहीं पर होगा इस रेखाखंड पे, कहीं पे होगा, मुझे नहीं पता कहाँ पर है, मैं तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे है -4, 6। तो ये जो बिंदु है ना, इसको मैंने मान लिया कि ये बिंदु P है। तो ये जो बिंदु P है ये -4, 6, ये बिंदु क्या करता है, इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है, डिवाइड करता है, विभाजन करता है। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। किस अनुपात में, m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यहाँ पे लिख लेंगे इस चीज को, माना m अनुपात n में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है, ठीक है। माना m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अब क्या करोगे बेटा, ये वाला बिंदु आपका हो जाएगा x1, y1, ये वाला बिंदु आपका हो जाएगा x2, y2 और बच्चों ये आपका जो P पॉइंट है इसको हम मानेंगे x और y। ये आपका x और y है। अब देखो बेटा x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 और बटे में क्या होता है बच्चों m प्लस n, ठीक है। फिर y बराबर क्या होता है बेटा, y बराबर होता है my2 प्लस ny1 और बटे में क्या होता है बच्चों m प्लस n। तो सबसे पहले इसको रखते हैं, x का मान यहाँ पर कितना है बेटा, x का मान है -4, x का मान -4 है और m कितना है वो तो हमें निकालना है। x2 कितना है बेटा, x2 जो है यहाँ पर वो कितना है, x2 है हमारे पास 3 प्लस n, x1 कितना है, x1 जो है वो -6 है और बटे में क्या आ जाएगा m प्लस n। तो बेटा इस m प्लस n की इधर गुणा हो जाएगी -4 में, m प्लस n की -4 में गुणा होगी, कितना आएगा -4 में m प्लस n की गुणा बराबर, और यहाँ पर कितना है 3m, ये हो जाएगा आपका 3m, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 6n और वो भी कैसा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो बेटा माइनस का 6n, 4 की माइनस की अंदर गुणा करते हैं तो माइनस का 4m और माइनस प्लस माइनस का 4n बराबर 3m माइनस 6n। अब क्या होगा बेटा, देखो इस दोनों को उधर ले जाओ,
इन दोनों को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 3m तो क्या है प्लस का है, 4m उधर गया तो वो भी कैसा हो गया प्लस का हो गया, ठीक है। अच्छा और यहाँ से 6n को कहाँ ले आओ, बाईं तरफ, इसे यहीं रहने दो। तो क्या हो जाएगा बेटा, 6n को इधर लाएंगे तो प्लस का 6n हो जाएगा और माइनस का क्या है बेटा, माइनस का 4n। तो 3 और 4 कितने हो गए 7m और 6 में से 4 गया तो कितने बचे 2n। अब तुम्हें तो क्या निकालना है, अनुपात। तो बेटा अनुपात क्या होता है, m अनुपात n। अच्छा अनुपात को बच्चों हम लोग कैसे लिखते हैं, m अनुपात n जो है इसको हम ऐसे ही तो लिखते हैं m बटे में n। बताओ अनुपात जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, m बटे n ही तो लिखते हैं ना, अगर अनुपात ऐसे दिया होता है तो। यानी आप m को तो यहीं रहने दो, n को इधर ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, m और n को जब इसके बटे में ले आए, ठीक है, बराबर 2 को यहीं रखा और जो ये 7 है इसको इसके बटे में ले गए तो 2/7 आ गया। m बटे n कितना आ गया 2/7। और अगर m बटे n 2/7 है इसका मतलब बेटा m अनुपात n कितना आ गया, 2:7 आ गया। 2 अनुपात क्या आ गया बच्चों, 7 आ गया। इसका मतलब पहले वाला हिस्सा जो है वो तो छोटा होगा और बाद वाला हिस्सा जो है वो बड़ा होगा। तो पहले तो हमें ये चीज़ क्लियर नहीं थी, लेकिन अनुपात से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ गई। 2 छोटा है 7 से, तो पहला हिस्सा छोटा होगा और बाद वाला हिस्सा बड़ा होगा। यही तो अब वैसे डायग्राम के अकॉर्डिंग सही बना है हमारा, ठीक है। तो ये समझ में आया बेटा सभी को क्वेश्चन। क्या आप सभी को बेटा ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया। दोनों तरीके से कैसे भी पूछ सकते हैं, या तो अंतः विभाजन वाले बिंदु के ही निर्देशांक पूछ लेंगे और या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आपसे अनुपात पूछ लें। जैसे यहाँ पर आपको अनुपात नहीं दिया था, आपसे अनुपात पूछा गया था तो हमने अनुपात भी निकाल लिया, ठीक है। इसमें बेटा एक चीज़ और फायदा हुआ कि देखो हमने सिर्फ x वाले को सॉल्व किया है, हमने y वाले को तो देखो छेड़ा ही नहीं। जो y वाला है बेटा वो y वाला तो ऐसे का ऐसे ही है, उसको तो हमने छेड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, वो y ऐसे का ऐसे ही है। अब उसको बिना छेड़े जो है सिर्फ x को ही सॉल्व करने से आंसर आ गया हमारे पास। तो ऐसे सवाल आसान होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए पहले ही कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों में मैंने आपको करा दिया, दोनों में से कैसे भी आप कर सकते हो अगर आता है क्वेश्चन तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि बिंदुओं, बेटा ये भी एक न्यू टाइप है, इसको भी लिख लेना। हर टाइप का सवाल मैं आपको करवा देता हूँ, हर तरह का सवाल मैं आपको करवा देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जैसे इसमें क्या कहा जा रहा है, बिंदुओं a 2, -2, b -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। बेटा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। समत्रिभाजित, बेटा यहाँ पे अनुपात तो नहीं दिया, क्या आपने देखा यहाँ पे अनुपात दिया है? ना अनुपात दिया है, ना अनुपात पूछा है। तो लेकिन आपसे तो क्या पूछा है, आपसे बोला गया है समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ना आपको अनुपात दिया है और ना ही आपसे अनुपात पूछा है, आपसे तो बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं। तो कैसे करोगे बेटा? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बेटा ये सवाल बोर्ड में पूछा गया है, तो आप अभी से तैयार कर लो, है ना, और अच्छे से रेडी कर लो। देखो समत्रिभाजित का मतलब क्या है बेटा? सम का मतलब होता है, इस सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब क्या है? बराबर। और ये जो त्रि है बेटा, त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है बेटा 3, और भाजित का मतलब होता है बेटा बांटने वाला। बांटने वाला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा पॉइंट है जो आपके रेखाखंड को क्या करता है? 3 बराबर हिस्सों में बांटता है। यानी 3 बराबर हिस्सों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें बताने होंगे। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हो और हर क्वेश्चन में निर्देशांक ज्यामिति में कोशिश करना कि एक डायग्राम जरूर बना दो रफली, ठीक है। उससे क्या होता है बच्चों, हमारे नंबर अच्छे मिलते हैं, एग्जाम में पॉइंट्स अच्छे मिलते हैं। देखिए यहाँ पर बिंदु ए जो है बेटा, उसके निर्देशांक क्या है? ए बिंदु के निर्देशांक है बेटा 2, -2, और एक हमारे पास बिंदु है बी, एक बी बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या है हमारे पास? -7, 4।
ठीक है, अब जो ये दोनों बिंदु हैं ए और बी, इसको क्या किया जाता है बच्चों, मिलाया जाता है। और क्या बोला गया है, समत्रिभाजित, यानी कि 3 बराबर बराबर हिस्से किए गए हैं। एक ऐसे बिंदु हैं जो इसको क्या करते हैं, 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। बेटा देखो, अगर एक हिस्सा हो रहा है, इसका मतलब कि 2 हिस्से हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक बिंदु है। और अगर 3 हिस्से हो रहे हैं, इसका मतलब कोई 2 बिंदु होंगे पक्का, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा इसके ना 3 बराबर बराबर हिस्से कर दो। तो एक तो हिस्सा ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। लो, मैंने इसके क्या कर दिए बेटा, 3 बराबर हिस्से कर दिए। 3 बराबर हिस्से कर दिए, तो ये जो 3 बराबर हिस्से हुए हैं, ये किसकी वजह से हुए, कोई 2 बिंदुओं की वजह से। एक मैंने मान लिया बिंदु सी है, और एक मैंने मान लिया बिंदु डी है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तीनों हिस्से आपस में क्या है बच्चों, बराबर हैं। तो बेटा हमें 2 बिंदुओं के निर्देशांक बताने, एक सी का भी और एक डी का भी। अब सी के लिए अनुपात अलग होगा और डी के लिए बेटा अनुपात अलग होगा। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, अनुपात कैसे बताएंगे, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान। बेटा सी बिंदु के लिए अगर तुम अनुपात निकालोगे, यहां पे लिखोगे सी के लिए, सी के लिए, सी के लिए बेटा m अनुपात n कितना होगा। जरा ध्यान से देखना बच्चों, मुझे ये बताओ इस सी बिंदु से पहले कितने हिस्से हैं, सी बिंदु से पहले कितने हिस्से हैं, ये देखकर बताओ। तो तुम कहोगे कि सर सी बिंदु से पहले तो सिर्फ एक हिस्सा है। ठीक है बेटा, सी बिंदु के बाद कितने हिस्से हैं, सी बिंदु के बाद कितने हिस्से हैं रेखाखंड के, तो एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, यानी टोटल 2 हिस्से हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 1 अनुपात 2 हो जाएगा। आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि सी बिंदु से पहले कितना हिस्सा है, 1, सी बिंदु के बाद कितने हिस्से हैं, 2। ठीक है, ऐसे ही बेटा डी के लिए भी बता दो, डी बिंदु के लिए बता दो m अनुपात n क्या होगा। डी बिंदु के लिए m अनुपात n कितना हो जाएगा। अब आ जाओ डी बिंदु पर। तो बेटा डी बिंदु से देखो पहले कितने हिस्से हैं, डी बिंदु से पहले एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, यानी 2 हिस्से हैं। तो भैया पहले वाला तो हो गया 2। अच्छा, फिर बेटा डी बिंदु के बाद कितने हिस्से हैं, तो देखकर बताओ, डी बिंदु के बाद कितने हिस्से बच्चों, केवल एक हिस्सा है। तो यानी 2 अनुपात 1 हो जाएगा, अनुपात 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1। तो समझ में आ गया सबको अनुपात कैसे निकालना है। बस आपको ये देखना है कि कितने टुकड़े हैं, कितने हिस्से हैं, सी से पहले कितने हिस्से हैं, सी के बाद कितने हिस्से हैं। ठीक है, डी से पहले कितने हिस्से हैं, डी के बाद कितने हिस्से, आपको केवल ये चीज देखनी होगी। समझ में आता है बेटा। ठीक है, तो अनुपात आपके पास आ चुका है। बिंदुओं के निर्देशांक क्या क्या है, x1 y1 और क्या है बेटा x2 y2। अब आपको सिर्फ क्या बताना है, आपको सिर्फ अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो सबसे पहले हम सी के लिए देख लेते हैं। सी के लिए बेटा x और y कैसे कैसे होंगे। सी के लिए बेटा x बराबर होगा mx2 प्लस nx1 और बटे में m प्लस n। बेटा 50 बार फॉर्मूला लिख लेना, तभी याद होगा ये फॉर्मूला। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है ना, लेकिन एक रफ कॉपी में जितनी बार आप ये फॉर्मूला लिखेंगे उतना आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि बेटा फॉर्मूले में अगर आपने गड़बड़ की तो फिर आपका आंसर भी सही नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो x, अब देखो सबसे पहले तो m यहाँ पर कितना है सी बिंदु के लिए, भाई सी बिंदु के लिए m जो है वो 1 है और n कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया 1 और गुणा में x2 और यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, अच्छा बटे में क्या है आता है बच्चों m प्लस n यानी 1 प्लस 2। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, x2 और x1 देख लो कितना कितना है। x2 है हमारे पास -7 और x1 है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा -7 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो बेटा x बराबर कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। तो बेटा x बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा -3 बटे 3 यानी 3 एकम 3 यानी -1 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा ऐसे ही y के लिए भी निकाल लेते हैं। y बराबर क्या होगा my2 प्लस ny1 और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों m प्लस n। तो बेटा my बराबर क्या हो जाएगा, m तो वही है 1 और n कितना है 2 प्लस y2 और y1 कितना कितना है, y2 है 4 y1 है -2।
y2 कितना है 4 और y1 कितना है -2 और बटे में क्या आ जाएगा m+n यानी 1+2। तो बेटा y बराबर कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 2 और 1 3, तो 4 में से 4 गया 0, 0/3, 0/3 मतलब क्या 0। तो यानी सी बिंदु के निर्देशांक क्या हुए, सी बिंदु के निर्देशांक में पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा, सबको पता है। तो भैया x तो कितना है बेटा -1, y कितना आया है, y आया है 0। ये तो आ गया तुम्हारा सी बिंदु। जैसे सी के लिए किया है वैसे ही डी के लिए भी करेंगे। तो बेटा डी बिंदु के लिए क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। अब डी बिंदु के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिए, x बराबर mx2, फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला थोड़ी ना बदल जाएगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, बस उसमें जो m और n के मान है वो बदलेंगे, क्योंकि बेटा d के लिए अनुपात 2:1 है। तो m का मान 2 है, n का मान 1 है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, m की जगह पे रख देते हैं 2 और n की जगह पे रख देते हैं 1, ठीक है। और बटे में तो क्या आएगा 2+1, ठीक है। x2 कितना है, फिर से वही चीज़, x2 है हमारे पास -7 और x1 कितना है 2। तो यहाँ पे हमने रख दिया -7 और यहाँ पे हमने रख दिया 2। तो बेटा कितना हो जाएगा 2 7 14, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 14 में से 2 गए 12, 12/3 यानी कि x बराबर कितना आ गया 3 एकम 3, 3 चौक 12 यानी x बराबर -4। बेटा y के लिए भी निकाल देते हैं, y बराबर कितना होगा my2 + ny1 और बटे में क्या हो जाएगा m+n। फॉर्मूला याद रहे तो y बराबर क्या है, अब m के लिए बेटा 2, n कितना 1 प्लस y2 y1 लिख लेते हैं। y2 कितना है बच्चों 4 और y1 कितना है -2। y2 है 4 और y1 है -2 और बटे में m+n यानी कि 2 + 1। तो बेटा y बराबर कितना आ गया 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 4 8 में से 2 गया 6, 6/3, 6/3 का मतलब क्या 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी y बराबर कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। यानी जो हमारा डी बिंदु है, डी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, पहले x लिखा जाएगा जो कि -4 है, फिर y लिखा जाएगा जो कि 2 है। आया समझ में, आया कि नहीं आया बताओ। तो बेटा 3 टाइप से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मैंने तीनों टाइप आपको करवा दिया है, समझा दिया है बहुत अच्छे से। अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी अच्छे से आ जाएगा और आप एग्जाम में भी अच्छे से करके आओगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे फिर, है ना। मम्मी पापा को खुशी होगी, है ना। चलो तो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष जो है वो किस अनुपात में विभाजित करती है, और इस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। पहले तो आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, कौन काट रहा है बेटा, यहाँ पर बात चल रही है y अक्ष की कि y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। अब होता ये है कि कोई 2 बिंदु है, मान लो एक बिंदु तो आपका क्या है 5, -6 है, ठीक है, और एक दूसरा बिंदु है आपका कौन सा -1, -4 है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखाखंड है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। y अक्ष कैसे होता है बेटा, y अक्ष होता है कुछ ऐसे, ये होता है y अक्ष, सबको पता है ना ये क्या है, ये है आपका y अक्ष। तो y अक्ष पता है क्या करता है, y अक्ष ने क्या किया, y अक्ष ने भी अंतः विभाजन किया है। कैसे, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर। कहाँ पे, किस बिंदु पे, यहाँ इस बिंदु पे। देखो y अक्ष ने क्या किया बेटा, y अक्ष ने इस रेखाखंड को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब बच्चों सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर ना तो हमें अनुपात पता है, ना तो m अनुपात n पता है, और ना वो बिंदु पता है जिसने इसको बांटा है। तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए y अक्ष का बेटा समीकरण क्या होता है, याद करो, मैंने बताया था निर्देशांक ज्यामिति में y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण होता है बेटा x बराबर 0। यानी आप पूरे के पूरे y अक्ष पर शुरू से लेके अंत तक आप पूरे y अक्ष पर बेटा कहीं पर भी चले जाओगे तो x क्या रहने वाला है, 0 ही रहने वाला है। बेटा x नहीं बदलता है,
फिर से सुन लीजिए बेटा, x नहीं बदलेगा, x क्या रहेगा, 0 ही रहने वाला है। तो बस अब आप यहाँ पर यही चीज़ लगा सकते हैं, यही चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये जो भी बिंदु होगा, मैंने मान लिया ये बिंदु P है, तो बेटा इसका x निर्देशांक तो 0 रहेगा और y जो रहेगा वो रहेगा, वो देखा जाएगा। x तो 0 रहेगा 100%, y जो होगा वो होगा। तो अब तुम क्या करो, यहाँ पर बेटा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा x बराबर mx2 प्लस nx1 और बटे में क्या होगा बच्चों, m प्लस n। अब देखो x तो तुम्हारा कितना है बेटा, x तो 0 है, तो इस x की जगह पे क्या आ गया, 0। ठीक है, m हमें नहीं पता, x2 कितना है बेटा, ये तुम्हारा x1 y1 है और ये तुम्हारा बच्चों क्या है, x2 y2 है। तो x2 कितना है, -1, तो यहाँ पे -1 आ गया, प्लस n। x1 कितना है, x1 है 5 और बटे में क्या हो जाएगा, m प्लस n। बेटा ये m प्लस n इधर 0 में गुणा होगा तो पूरा खत्म ही हो जाएगा ना, m प्लस n इधर 0 में जाके खत्म। तो क्या बचेगा, आपके पास बचेगा माइनस का m और बेटा प्लस का क्या आएगा, प्लस का 5n बराबर कितना आएगा, 0। क्योंकि 0 इस m प्लस n की जब 0 में गुणा होगी तो वो तो 0 ही हो जाएगा, 0 में किसी की भी गुणा करो। अब m को बेटा उधर ले जाओ, तो 5n बराबर कितना आ गया, m आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें m बटे n निकालना है। तो यानी m को यहीं रखो, n को इसके बटे में ले जाओ, यहाँ पे क्या बचेगा, 5। और बेटा 5 को आप क्या लिख सकते हो, बेटा 5 को आप लिख सकते हो 5/1। यानी हम बोल सकते हैं कि वो जो अनुपात है ना, वो m अनुपात n वो कितना है, वो बच्चों 5:1 है। समझ में आई बात, वो अनुपात कितना है बेटा, वो अनुपात है 5:1। अनुपात कितना है बेटा, 5:1। अब हमें क्या निकालना है, y भी निकालना है। सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमने अनुपात तो बता दिया, ये रहा अनुपात, 5:1 में बांटता है। अब आगे कह रहे हैं कि इस प्रतिच्छेदन बिंदु के, ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, y अक्ष क्या कर रहा है, रेखाखंड को प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो यही प्रतिच्छेदन बिंदु हुआ। तो कह रहे हैं इस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो बेटा x तो 0 है, ये तो कंफर्म है, x तो 0 है, y निकालना है बस आपको। y कैसे निकालोगे, तो बेटा y के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, y के लिए फॉर्मूला बताया था my2 प्लस ny1 और बटे में क्या होता है बच्चों, m प्लस n। यानी y बराबर कितना हो जाएगा, m का मान 5, अनुपात निकाल लिया है ना। y2 कितना है, y2 है बेटा -4, लो भाई, प्लस n कितना है 1 और y1 कितना है बच्चों, y1 ये रहा -6, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, m प्लस n, यानी 5 + 1। तो बेटा y बराबर कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और 6 कम -6, 5 और 1 6, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -26 आएगा और बटे में कितना 6 आएगा। तो बेटा y बराबर कितना आ जाएगा, देखो 6 से 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, यानी -13/3। तो ये अगर हम इस बिंदु के निर्देशांक बताएं तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, एक तो 0 हो गया क्योंकि x तो बेटा क्या है, x तो 0 है ही है, और y हमने कितना निकाला है बेटा, y हमने निकाला है ये -13/3, 6 नहीं 3, 13 बटे कितना निकाला है हमने, 13 बटे हमने निकाला है बच्चों ये 3। ये है आपका वो बिंदु, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इस टाइप से बेटा आप लोग कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको, उस बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए, 0, -13/3। समझ में आया ना बच्चों, पक्का, एनी डाउट्स, किसी बच्चे को कोई दिक्कत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बेटा एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। देखिए क्या कहा जा रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि इसके शीर्ष हैं। बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखो ये है आपका x1 y1, ये है आपका बेटा x2 y2 और ये है बेटा आपका x3 y3। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, कमेंट करिए और कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए, ये आपका बेटा क्या है, होमवर्क है। इसको सॉल्व करना और मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल जरूर बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मैं देखूंगा किस बच्चे ने आंसर किया है।
चलिए, तो बेटा अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।